हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीयूष एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं ब्लैक टॉर्च एपिसोड 3। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जीरो अपने कमरे में खड़ा अपना बैग पैक कर रहा होता है। वो जल्दी जल्दी कुछ कपड़े और जरूरी सामान बैग में रखते हुए कहता है कि फिलहाल इतना काफी है। तभी उसके अंदर मौजूद राघो उसे टोकते हुए कहता है कि उसे इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आखिर उन्हें यह भी नहीं पता कि ब्यूरो ऑफ एस्पियोनेज वाले उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं और वहां उनके साथ क्या होने वाला है। वो मजाक में ये तक कह देता है कि हो सकता है ये इस घर को देखने का उनका आखिरी मौका हो, लेकिन जीरो हमेशा की तरह बेफिक्र रहता है और कहता है कि जो होगा देखा जाएगा। तभी ब्यूरो की एजेंट इचिका वहां पहुंचती है और बताती है कि बाहर गाड़ी तैयार है, इसलिए अब उन्हें तुरंत निकलना होगा। जीरो बिना कोई सवाल किए उसके साथ बाहर आ जाता है, लेकिन जाने से पहले अपने दादाजी से विदा लेने पहुंचता है। दोनों की ये छोटी सी नोकझोंक साफ बता रही थी कि चाहे वो ऊपर से कितना भी लड़ते हों, लेकिन दिल से दोनों एक दूसरे की बहुत परवाह करते थे। कुछ ही देर बाद जीरो ब्यूरो की गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अपराधी हो। उसके हाथों में खास तरह की हथकड़ियां लगी थीं और चारों तरफ कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। ये देखकर जीरो गुस्से में पूछता है कि आखिर उसके साथ किसी कैदी जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। इस पर इचिका बिल्कुल शांत आवाज में कहती है कि क्योंकि अब वो पूरी तरह इंसान नहीं रहा। उसके अंदर एक मोनोको मौजूद है और ब्यूरो की नजर में वो आधा इंसान और आधा मोनोको बन चुका है, इसलिए उसे एक संभावित खतरे की तरह ट्रीट किया जाएगा। वो आगे बताती है कि ब्यूरो का काम ही खतरनाक मोनोनोक पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर उन्हें खत्म करना है, इसलिए उसके लिए जीरो भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। हालांकि वो ये भी साफ कर देती है कि जब तक उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके पास है, तब तक वो अपना काम पूरी ईमानदारी से निभाएगी। जीरो उसकी बात सुनकर हंस पड़ता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, वाह, मुझे फ्रिक बोल रही हो, लेकिन मैं तो तुम्हें लड़की समझकर कुछ कह भी नहीं रहा था। बस इतना सुनते ही इचिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कहती है कि उसे 2 तरह के लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं, पहला मोनोको और दूसरे वो लड़के जो लड़कियों को कमजोर समझते हैं। इतना कहकर वो जीरो को सख्त चेतावनी देती है कि अगर उसने दोबारा ऐसी बात की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। दोनों की बहस लगातार बढ़ती जाती है। जीरो हंसते हुए कहता है कि उसे लगा था राघो कहीं गायब हो गया है, लेकिन असल में वो तो पूरी यात्रा के दौरान आराम से सो रहा था। राघो भी ताना मारते हुए कहता है कि वो सच में सो रहा था, लेकिन इन दोनों की बेकार की लड़ाई ने उसकी नींद खराब कर दी। फिर वो इचिका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि ब्यूरो जैसी बड़ी संस्था ने उनकी निगरानी के लिए इतनी छोटी सी लड़की को भेजा है। शायद अब उनके पास लोगों की कमी पड़ गई है। ये सुनते ही इचिका की आंखों में फिर से गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है, जबकि गाड़ी के अंदर का माहौल एक बार फिर स्ट्रेसफुल हो जाता है। लेकिन अगले ही पल जीरो की नजर गाड़ी की खिड़की से बाहर जाती है। चारों तरफ अचानक बहुत घना कोहरा छा चुका था और कुछ ही सेकंड बाद उस कोहरे के बीच एक परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर साफ हो जाता है कि अब उनके सामने कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। अगले ही पल एक जबरदस्त हमला होता है और पूरी वैन जोर से हिल जाती है। इचिका तुरंत समझ जाती है कि मामला बेहद गंभीर है। वो बिना एक सेकंड गंवाए गाड़ी से बाहर निकलती है और जीरो को सख्त आदेश देती है कि किसी भी हालत में अंदर से बाहर नहीं निकलना। बाहर आते ही उसे एहसास हो जाता है कि वो लोग गलती से एक स्पेक्ट्रल जोन में एंटर कर चुके हैं। वो खुद पर गुस्सा होने लगती है कि इतनी बड़ी गलती आखिर उससे कैसे हो गई। तभी उसके सामने 2 भयानक मोनोनोक आ जाते हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा और बेहद ताकतवर था, जबकि दूसरा दुबला लेकिन बिजली जैसी रफ्तार वाला। दोनों इंसानों को देखकर हंसने लगते हैं। उनमें से एक कहता है कि आज तो उन्हें ताजा इंसानी मांस खाने की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक छोटी सी लड़की मिली है। दूसरा ब्यूरो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि पिछली बार का शिकार भी कोई खास नहीं था और इस बार भी उन्हें ज्यादा मजा नहीं आने वाला। उनकी बातें सुनते ही इचिका का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहती है, मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम जैसे लोगों से है, जो सिर्फ इसलिए किसी को कमजोर समझते हैं क्योंकि वो लड़की है। इतना कहते ही वो बिजली की रफ्तार से हमला करती है और कुछ ही सेकंड में एक मोनोको का हाथ काट देती है। ये देखकर गाड़ी के अंदर बैठे जीरो और राघो दोनों हैरान रह जाते हैं। राघो भी उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि लड़की में सचमुच दम है, लेकिन तभी दूसरा मोनोनोके गुस्से से दहाड़ता है और दोनों मिलकर इचिका पर टूट पड़ते हैं। राघो तुरंत उनकी ताकत का अंदाजा लगाते हुए जीरो को बताता है कि विशाल मोनोनोके बेहद ताकतवर है, लेकिन उसकी चाल धीमी है, जबकि दूसरा तेज, चालाक और कहीं ज्यादा खतरनाक है। जीरो हैरानी से पूछता है कि उसे यह सब कैसे पता चला। तब राघो बताता है कि जब वो और इचिका आपस में बहस करने में व्यस्त थे, उसी समय उसने उनकी गन से समझ लिया था कि वो लोग स्पेक्ट्रल जोन में प्रवेश कर चुके हैं। फिर वो समझाता है कि स्पेक्ट्रल जोन इंसानों की दुनिया से अलग एक टेम्पोरल डायमेंशन होता है।
जहां मोनोनोक की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। जीरो तुरंत अपनी हथकड़ियां तोड़ने की कोशिश करता है और रागो से कहता है कि किसी तरह इन्हें तोड़ दे, लेकिन रागो मना कर देता है। वो बताता है कि ये साधारण हथकड़ियां नहीं बल्कि खास तौर पर स्पेक्ट्रल एनर्जी को दबाने के लिए बनाई गई हैं। जब तक ये उसके हाथों में है तब तक वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जीरो गुस्से में कहता है कि अगर ऐसा है तो वो खुद बाहर जाकर इचिका से इन्हें खुलवा लेगा, लेकिन रागो उसे रोकते हुए कहता है अगर अभी बाहर गया तो शायद वापस आने का मौका भी नहीं मिलेगा। फिर वो जीरो को समझाता है कि ब्यूरो ने उसे इन हथकड़ियों में इसलिए बांधा है क्योंकि उनके लिए वो कोई इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक हथियार है। मोनोनोके उसकी ताकत चाहते हैं और ब्यूरो भी उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि वो चुपचाप अंदर बैठा रहे और बाहर दोनों पक्षों को आपस में लड़ने दे। लेकिन जीरो उसकी एक भी बात नहीं मानता। वो शांत आवाज में कहता है मुझे ब्यूरो या मोनोनोके से कोई मतलब नहीं है। बाहर कोई हमारी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ रहा है। अगर कोई मेरे लिए लड़ रहा है तो मैं उसे अकेला छोड़कर कभी नहीं भागूंगा। जीरो की ये बात सुनकर पहली बार रागो भी कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। तभी बाहर से एक और डरावनी आवाज सुनाई देती है। एक नया और पहले से भी ज्यादा खतरनाक मोनोको गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो जीरो को घूरते हुए कहता है तो तुम वही इंसान हो जिसके अंदर रागो छिपा हुआ है। हमें आदेश मिला है कि तुम्हें जिंदा पकड़ कर ले जाएं। जबकि दूसरी तरफ अकेली इचिका लगातार 3-3 मोनोको का सामना कर रही होती है और अब ऐसा लग रहा था कि उसकी हार सिर्फ कुछ ही पल दूर है। जीरो समझ जाता है कि अब उसके पास सोचने का समय नहीं बचा है। वो तुरंत इचिका की तरफ देखकर चिल्लाता है मेरी हथकड़ियां खोल दो, अगर इन्हें नहीं खोला तो हम सब यहीं मारे जाएंगे। लेकिन इचिका गुस्से में साफ मना कर देती है। उसे अभी भी जीरो और उसके अंदर मौजूद राघो पर जरा भी भरोसा नहीं था। तभी पहली बार राघो भी गंभीर होकर इचिका से कहता है कि अगर उसने भी जिद नहीं छोड़ी तो कुछ ही मिनटों में वो सब उस मोनोको का खाना बन जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद इचिका अपनी जगह से नहीं हिलती। तभी बहुत बड़ा मोनोको एक और जबरदस्त हमला करता है और पूरा इलाका हिल उठता है। उसी पल इचिका के दिमाग में बचपन की दर्दनाक यादें ताजा हो जाती हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसकी मां को मोनोको ने मार डाला था और उसके बाद लोग कहते थे कि किशिमोजिन क्लैन का भविष्य खत्म हो गया क्योंकि एक लड़की कभी इस क्लैन की अगली मुखिया नहीं बन सकती। लेकिन छोटी सी इचिका ने उसी दिन अपने पिता के सामने कसम खाई थी कि वो साबित करके दिखाएगी कि लड़की होना कमजोरी नहीं है। वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करेगी, पहले से भी ज्यादा ट्रेनिंग करेगी और एक दिन ऐसा डिटेक्टिव बनेगी जिस पर पूरा क्लैन गर्व करेगा। यही वादा आज भी उसे हर मुश्किल में हार मानने नहीं देता। लेकिन सामने खड़ा दुश्मन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर था। तभी जीरो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है अभी कुछ देर पहले तुमने खुद कहा था कि तुम अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखती हो। अगर सच में प्रोफेशनल हो तो अभी वही फैसला लो जो इस मिशन को बचा सके। जीरो की ये बात सीधे इचिका के दिल तक पहुंच जाती है। कुछ पल सोचने के बाद वो आखिरकार उसकी स्पेक्ट्रल हैंडकफ्स खोल देती है। हथकड़ियां खुलते ही अगले ही पल जीरो और रागो अपनी कंबाइंड पावर के साथ मोनोनोके पर टूट पड़ते हैं। उनका पहला हमला इतना जबरदस्त होता है कि दुश्मन कई मीटर दूर जाकर गिरता है। हालांकि जीरो खुद भी बैलेंस खो देता है और जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ता है। लड़ाई खत्म होने के बाद कुछ पल के लिए माहौल शांत हो जाता है। इचिका धीरे से कहती है कि जीरो उससे थैंक यू की उम्मीद बिल्कुल ना करे। जीरो भी जवाब देता है तुमने हमारी जान बचाई थी, हमने तुम्हारी, अब हिसाब बराबर हो गया। पहली बार इचिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है। इसके बाद सीन सीधे ब्यूरो हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट हो जाता है, जहां चीफ रियोसुके शिबा सभी बड़े अधिकारियों के सामने जीरो और रागो की पूरी रिपोर्ट पेश करता है। रिपोर्ट खत्म होने के बाद शिबा एक ऐसा प्रस्ताव रखता है जिसे सुनकर पूरा कमरा हैरान रह जाता है। वो कहता है कि वो एक नई स्पेशल यूनिट बनाना चाहता है और उसमें बीपे जीरो अजुमा को भी शामिल करना चाहता है। ये सुनते ही एक अधिकारी गुस्से में कहता है कि आधा इंसान और आधा मोनोनोक लड़का ब्यूरो का एजेंट कैसे बन सकता है। लेकिन शिबा शांत आवाज में समझाता है कि अब तक रागो ने ब्यूरो के खिलाफ कोई सीधी दुश्मनी नहीं दिखाई है। उल्टा अब वो जीरो के साथ मिलकर मोनोनोक से लड़ रहा है। दूसरी तरफ दुश्मन हर हाल में रागो को हासिल करना चाहते हैं। इसलिए अगर जीरो को कैद करके रखा गया तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर उसे मैदान में उतारा जाए तो वही दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा चारा बन सकता है। इसके बाद वो अपनी नई 5 सदस्यीय टीम का ऐलान करता है, जिसमें वो खुद, हाना उसामी, इचिका, एक नया रूकी और सबसे अहम सदस्य जीरो अजुमा होगा। इस नई सीक्रेट यूनिट का नाम रखा जाता है ब्लैक टॉर्च। कुछ समय बाद शिबा जीरो को ब्यूरो का बेस दिखाते हुए बताता है कि ये पूरा हेडक्वार्टर्स नहीं बल्कि सिर्फ स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन 2 का अड्डा है। फिर वो टीम के बाकी सदस्यों से उसका परिचय करवाता है। सबसे पहले उसकी मुलाकात असिस्टेंट चीफ हाना उसामी से होती है और फिर सामने आता है नया रूकी रेजी किरिहारा।
लेकिन पहली ही मुलाकात में रेजी जीरो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे यकीन नहीं होता कि जीरो जैसा आधा मोनोनोके लड़का इस यूनिट का हिस्सा बन गया है। जीरो भी बिना पीछे हटे उसे जवाब देता है और देखते ही देखते दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी शिबा बीच में आकर दोनों को रोकने की बजाय मुस्कुराते हुए कहता है, अगर लड़ना ही है तो अभी यहीं लड़ो और इस बार कोई भी अपने हाथ मत रोकना। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है, लेकिन शिबा बताता है कि यही ब्लैक टॉर्च टीम की पहली ऑफिशियल एग्जामिनेशन होगी। जीरो को साबित करना होगा कि वो ब्यूरो के लिए खतरा नहीं बल्कि एक असली एसेट है। दूसरी तरफ हाना रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है, जबकि रेजी भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। अब अगली बार जीरो का सामना किसी मोनोको से नहीं बल्कि ब्यूरो के अपने ही सबसे होनहार रूकी से होने वाला था। यही लड़ाई तय करेगी कि क्या जीरो सच में ब्लैक टॉर्च का हिस्सा बनने के लायक है या नहीं। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही शानदार एनीमे एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए पीयूष एक्सप्लेन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।